नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आरजी स्मार्ट क्लास में। मैं हूं अभिषेक अवस्थी और आज से हम यूपी टेट एग्जाम के लिए ईवीएस के कोर्स की शुरुआत कर रहे हैं। इस कोर्स में हम लोग कंप्लीट सिलेबस जो है उसको कवर करेंगे। तो आज जो पहला टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है परिवार यानी कि फैमिली। तो पहले हम इसकी थ्योरी पढ़ेंगे और उसके बाद में हम इससे रिलेटेड जो एमसीक्यू हैं उनको भी सॉल्व करेंगे। तो आप इस सेशन को पूरा जरूर देखिएगा और ये सेशन आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और हाँ, अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि परिवार का अर्थ, परिवार होता क्या है। तो जो परिवार शब्द है ये लैटिन भाषा के फैमुलस शब्द से बना है और इससे एक समूह का बोध होता है जिसमें माता पिता, अविवाहित बच्चे, नौकर एवं दास भी आ जाते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन कौन जो है परिवार का सदस्य नहीं है। ऑप्शन देंगे माता, पिता, नौकर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मोस्टली बहुत सारे लोग क्या कर देते हैं कि नौकर पे टिक कर देते हैं, नौकर को वो लोग परिवार का सदस्य नहीं कहते हैं, है ना। लेकिन ये गलत है क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है कि जो परिवार है तो उसमें माता पिता, अविवाहित बच्चे, नौकर एवं दास ये सभी आते हैं। तो इस क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं। जो परिवार है वो सामाजिक संगठनों में सबसे महत्वपूर्ण, सर्वव्यापी एवं प्राथमिक सामाजिक संगठन या समूह है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सामाजिक संगठनों में सबसे महत्वपूर्ण जो संगठन है या फिर जो समूह है वो क्या है। तो वो है परिवार। मनुष्य के जीवन में परिवार का महत्वपूर्ण स्थान है। परिवार से बच्चों को बहुत सारे जो है लेसन जो है शुरुआत में सीखने को मिलते हैं। बच्चों का जो पहला टीचर है वो माँ को कहा जाता है। बच्चों का जो पहला स्कूल है वो उसके परिवार को कहा जाता है। तो यानी कि जो परिवार है उसका मनुष्य के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। जो बालक है वो परिवार में ही जन्म लेता है, परिवार में ही उसका पालन पोषण होता है एवं जो परिवार है वही उसे पारिवारिक एवं सामाजिक प्राणी भी बनाता है। भारत में जो परिवार है वो समाज की बुनियादी इकाई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। पूछा जाता है कि समाज की बुनियादी इकाई किसे कहा जाता है, तो आप कहां पे टिक करेंगे, परिवार पे। समाज की जो बुनियादी इकाई है वो किसे कहा जाता है, परिवार को कहा जाता है। आगे देखते हैं। जब बालक का जन्म होता है तो उस समय वो ना तो सामाजिक प्राणी होता है और ना ही असामाजिक प्राणी होता है, वह केवल मनोशारीरिक प्राणी होता है। परिवार ही उसकी देखभाल करता है। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछते हैं कि जब बालक का जन्म होता है तो वह किस तरीके का प्राणी होता है, सामाजिक प्राणी, असामाजिक प्राणी, मनोशारीरिक प्राणी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मोस्टली क्या करते हैं बहुत सारे स्टूडेंट असामाजिक प्राणी पे टिक कर देते हैं। तो ये गलत आंसर है। सही आंसर होता है मनोशारीरिक प्राणी। जैसा उसको ढाला जाएगा बच्चे को जन्म के समय वह वैसा ही बन जाएगा, है ना। तो जब बच्चे का जन्म होता है, जब बालक का जन्म होता है तो वह ना तो सामाजिक प्राणी होता है ना ही असामाजिक प्राणी होता है। वो कौन सा प्राणी होता है, याद रखेंगे, वह मनोशारीरिक प्राणी होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम लोग परिवार के प्रकार की बात करें, हम लोग टाइप्स ऑफ फैमिली की बात करें तो दो तरीकों के परिवार होते हैं। एक होता है संयुक्त परिवार यानी कि ज्वाइंट फैमिली और एक होता है एकल परिवार यानी कि न्यूक्लियर फैमिली। ठीक है। तो एक होता है संयुक्त परिवार यानी कि ज्वाइंट फैमिली और एक होता है एकल परिवार यानी कि न्यूक्लियर फैमिली। तो एक एक करके हम लोग इन पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे संयुक्त परिवार यानी कि ज्वाइंट फैमिली के बारे में। अब जो संयुक्त परिवार है तो किस परिवार को हम संयुक्त परिवार जो है कहते हैं, तो ऐसा परिवार जिसमें दो या अधिक पीढ़ियों के सदस्य जैसे पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे और विवाहित पुत्र एवं उनकी पत्नियां एवं उनके बच्चे, चाचा चाची, दादा दादी ये सब रहते हो तो उनको हम लोग बोलते हैं संयुक्त परिवार। आप सबको पता है कि ज्वाइंट फैमिली का मतलब क्या होता है, जिसमें परिवार के जितने भी सदस्य हैं वो एक साथ मिलकर एक छत के नीचे रहते हैं। ठीक है। जो संयुक्त परिवार है तो संयुक्त परिवार जो है तो ये भारतीय संस्कृति की आधारशिला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति की आधारशिला किसे कहा जाता है, याद रखेंगे संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार को ही जो है भारतीय संस्कृति की क्या कहा गया है, आधारशिला कहा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे इसको। संयुक्त परिवार जो है वो हिंदू सामाजिक संगठन का प्रमुख आधार भी है। ठीक है। तो जो हिंदू सामाजिक संगठन है उसका प्रमुख आधार किसे कहा गया है, संयुक्त परिवार को कहा गया है। परिवार का जो मुखिया है वो परिवार के सभी सदस्यों की देखभाल करता है। तो संयुक्त परिवार का जो सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है उसी को परिवार का मुखिया जो है अधिकतर बनाया जाता है और वो जो है परिवार के अन्य सदस्यों की देखभाल करता है और अपने अनुभवों से बाकी जो परिवार के सदस्य हैं वो उनको समय समय पर जो है उनकी सहायता भी करता रहता है। ठीक है, उनको
गाइड भी करता रहता है। एक यहाँ पे पॉइंट और पूछा जाता है कि जो संयुक्त परिवार है ये वर्तमान समय में किस जो है एरिया में किस क्षेत्र में ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो महानगर ऑप्शन में देंगे, शहर देंगे और ग्रामीण क्षेत्र देंगे। तो आप ध्यान रखेंगे जो ग्रामीण क्षेत्र है तो वहां पे आपको संयुक्त परिवार का कॉन्सेप्ट अधिक देखने को मिलेगा, और जो आपके महानगर है या फिर आपको जो शहरी आबादी वाला क्षेत्र है वहां पे जो एकल परिवार है उसका प्रचलन अधिक देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। अब जो संयुक्त परिवार है तो इनकी कुछ विशेषताएं होती हैं, इनकी कुछ खासियत होती हैं, तो आइए उनको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो संयुक्त परिवार की विशेषताओं में अगर हम लोग बात करें तो संयुक्त निवास होता है, यानी कि सब लोग एक साथ एक छत के नीचे रहते हैं। जितने भी परिवार के मेंबर होते हैं, जितने भी परिवार के सदस्य होते हैं, उनका जो है एक ही आवास होता है और उसी में वो लोग एक साथ रहते हैं। संयुक्त परिवार के सदस्यों का चूल्हा साझा होता है। तो चूल्हा साझा होता है इसका अर्थ ये है कि उनका जो खाना है वो एक ही रसोई में पकता है, एक ही रसोई में बनता है, एक ही किचन में बनता है, और वो सब लोग एक साथ में बैठकर खाना खाते हैं, बैठकर भोजन करते हैं। ठीक है। सभी सदस्यों का कानूनी रूप में संपत्ति पर संयुक्त स्वामित्व होता है। ये संयुक्त परिवार की एक जो है महत्वपूर्ण विशेषता है। तो संयुक्त परिवार में रहने वाले जितने भी सदस्य होते हैं तो उस परिवार की जो संपत्ति होती है उस संपत्ति पर उन परिवार के सभी सदस्यों का कानूनी रूप से बराबर अधिकार होता है। ठीक है। जो परिवार का प्रमुख होता है, जो परिवार का सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है, तो उसको ही जो है परिवार का मुखिया जो है कहा जाता है। और जो संयुक्त परिवार में मुखिया होता है या फिर जो परिवार का सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है तो उसका परिवार के अन्य सभी सदस्यों पर नियंत्रण रहता है। परिवार के जो बाकी सभी सदस्य हैं वो उसकी बात को मानते हैं। ये संयुक्त परिवार की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। अब संयुक्त परिवार की कुछ कमियां भी हैं या फिर इसकी कुछ समस्याएं भी हैं, तो आइए उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो इनमें गोपनीय स्थान का अभाव होता है। अब देखो जो संयुक्त परिवार है तो उसमें ज्यादा लोग रहते हैं एक साथ और एक ही मकान में रहते हैं, तो यहाँ पर आपको जो प्राइवेसी है वो थोड़ी सी कम मिलेगी, यानी कि जो गोपनीय स्थान है उसका अभाव होगा। ठीक है। तो ये संयुक्त परिवार की एक महत्वपूर्ण समस्या है। अगली जो समस्या बताई गई है वो ये है कि जो परिवार के सदस्य हैं, जो परिवार के सदस्य हैं तो उनके बीच में कभी संपत्ति को लेकर या फिर कभी किसी व्यापार यानी कि बिजनेस को लेकर आपस में विवाद उत्पन्न हो सकता है। अब हमेशा ऐसा होता हो संयुक्त परिवार में ये जरूरी नहीं है, लेकिन ये संयुक्त परिवार में समस्या आ सकती है। ठीक है। कुछ महिलाएं जो हैं उनको घर का सारा कार्य करना पड़ता है, तो कभी कभी इस वजह से जो घर में महिलाएं रहती हैं उनके बीच में आपस में कुछ जो दिक्कतें हैं वो आ जाती हैं कि उनको ये लगता है कि हम सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं, बाकी लोग जो है वो उतना काम नहीं कर रही हैं। संयुक्त परिवार में व्यक्तित्व के विकास के लिए स्वतंत्र अवसर का अभाव रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं। तो जो संयुक्त परिवार है उसमें व्यक्तित्व के विकास के लिए स्वतंत्र अवसर का अभाव होता है, यानी कि जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, अगर आपसे पूछें कि उसके ज्यादा चांसेस किस फैमिली में रहते हैं तो वो न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, यानी कि एकल परिवार में रहते हैं। संयुक्त परिवार में व्यक्तित्व का जो विकास है वो थोड़ा सा एकल परिवारों की अपेक्षा अगर हम कहें तो कम होता है, उसके यहाँ पर चांसेस जो है वो कम रहते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम लोग संयुक्त परिवार के रूप की बात करें तो संयुक्त परिवार को मुख्यतः चार भागों में बांटा गया है। सबसे पहला जो है वो है आपका वंश परंपरागत संयुक्त परिवार। सेकंड वाला है आपका शाखीय संयुक्त परिवार। थर्ड है वंश परंपरागत शाखीय संयुक्त परिवार। और जो फोर्थ है वो है अनुपूरित शाखीय संयुक्त परिवार। तो एक एक करके थोड़ा सा हम लोग इनके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये जो वंश परंपरागत संयुक्त परिवार है ये क्या होता है। तो यह ऐसा परिवार है जिसमें माता पिता, ठीक है, जिसमें माता पिता और इनका जो है विवाहित पुत्र, ठीक है, और या कभी कभी क्या होगा कि माता पिता, विवाहित पुत्र और कभी कभी इन माता पिता की जो विवाहित पुत्री है वो भी एक साथ रह रही होगी। तो इस फैमिली को हम लोग क्या बोलेंगे, इस फैमिली को हम लोग बोलेंगे वंश परंपरागत संयुक्त परिवार। ठीक है। तो माता पिता, उनके साथ में उनका विवाहित पुत्र, उसकी पत्नी और विवाहित कभी कभी पुत्री भी अगर साथ में रह रही है तो उसको हम लोग बोलेंगे वंश परंपरागत संयुक्त परिवार। सेकंड जो है वो है आपका शाखीय संयुक्त परिवार। तो इसको डिस्कस कर लेते हैं कि जो शाखीय संयुक्त परिवार है ये क्या होता है। तो इसमें दो या अधिक विवाहित जोड़े अगर एक साथ रह रहे हों, दो या अधिक विवाहित जो जोड़े हैं वो एक साथ अगर रह रहे हों तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, शाखीय संयुक्त परिवार बोलेंगे। जैसे कि दो सहोदर भाई, दो सहोदर भाई का परिवार। सहोदर भाई का मतलब होता है
सगे भाई। तो मान लो कि दो सहोदर जो सगे भाई हैं, विवाहित भाई हैं, उनका परिवार जो है अगर वो एक साथ रहता है, अगर एक साथ रहता है तो उस परिवार को हम लोग क्या बोलेंगे? उस परिवार को हम लोग बोलेंगे शाखीय संयुक्त परिवार। तो दो या दो से अधिक जो सहोदर भाई हैं, विवाहित भाई, उनका जो परिवार है अगर वो एक साथ रहता है तो उसको हम लोग शाखीय संयुक्त परिवार कहते हैं। अगला जो है वो है आपका वंश परंपरागत शाखीय संयुक्त परिवार। तो ये क्या होता है? तो यहां पे क्या होगा? यहां पे जैसे कि माता पिता, ठीक है, इसमें आपका क्या होगा? माता पिता हो, माता पिता के साथ में इनके दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक विवाहित पुत्र एवं उनका परिवार। अगर ये एक साथ रह रहे हैं तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे वंश परंपरागत शाखीय संयुक्त परिवार। देखो फर्स्ट वाले में और थर्ड वाले में क्या डिफरेंस है ये समझिए। फर्स्ट वाले में माता पिता और उनका एक विवाहित पुत्र और उसका परिवार, थर्ड वाले में माता पिता और उनके दो या दो से अधिक विवाहित पुत्र एवं उनका परिवार। तो ये फर्स्ट और थर्ड वाले में थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि जो अनपूरित शाखीय संयुक्त परिवार है ये क्या होता है। तो इसमें क्या होगा? इसमें जो है जैसे कि मान लीजिए कि माता पिता हो, ठीक है ना, इसमें क्या हो? मान लीजिए कि माता पिता हो और इनके साथ में क्या हो? इनके साथ में इनका अविवाहित पुत्र हो। कौन सा पुत्र हो? अविवाहित पुत्र हो। तो ऐसी फैमिली को हम लोग क्या बोलेंगे? ऐसी फैमिली को हम लोग बोलेंगे अनपूरित शाखीय संयुक्त परिवार। तो ये संयुक्त परिवार के रूप हैं, ये आपको समझ में आ गए होंगे। अगर कहीं पे भी कुछ भी प्रॉब्लम है किसी भी टाइप को समझने में तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं जल्दी उनका आंसर देने की भी कोशिश करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब संयुक्त परिवार के विघटन के कारण, जैसे कि जो संयुक्त परिवार का कॉन्सेप्ट है ये धीरे धीरे कम होता जा रहा है, ये ग्रामीण क्षेत्रों तक ही अधिकतर सीमित रह गया है। शहरों में धीरे धीरे संयुक्त परिवार का जो कॉन्सेप्ट है वो गायब हो रहा है। तो इसके पीछे की रीजन क्या है, इसके पीछे के जो कारण है वो आखिर क्या है, तो उन पे भी डिस्कस करना थोड़ा सा जरूरी है। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से कारण है जिनके कारण संयुक्त परिवार में विघटन हो रहा है। तो सबसे पहला जो कारण है वो है औद्योगिकीकरण और नगरीकरण। नगरीकरण और औद्योगिकीकरण जो है इनके कारण जो संयुक्त परिवार है उसमें अक्सर विघटन होता है। अक्सर जो ग्रामीण क्षेत्रों से लोग हैं वो रोजगार की तलाश में शहरों में चले जाते हैं, वहां पे जाकर बस जाते हैं। तो ये एक प्रमुख कारण है। सेकंड जो आपका कारण है वो है जनसंख्या वृद्धि। अब जैसे कि एक फैमिली में मान लीजिए 10 लोग रह रहे हैं, धीरे धीरे वो परिवार और बड़ा होगा तो वो आवास उनके लिए छोटा पड़ जाएगा। तो कुछ लोग जाके अलग अपना मकान बना लेंगे, अलग अपना आवास बना लेंगे, वहां पे जाके रहने लगेंगे। तो जनसंख्या वृद्धि भी एक प्रमुख कारण है। पश्चिमी शिक्षा तथा संस्कृति, वेस्टर्न कल्चर को लोग जब अपनाते हैं, पश्चिमी देशों से अगर वो लोग तुलना करते हैं तो वहां पे आप जानते हो कि न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट ज्यादा चलता है वेस्टर्न कंट्रीज में। तो लोग वहां से कंपेयर करते हैं अपने आप को और एक स्टेटस सिंबल के रूप में वो लोग न्यूक्लियर फैमिली में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। यातायात के साधन, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति ए है, ठीक है, कोई व्यक्ति ए है तो वो अपने घर पर रहता है संयुक्त परिवार में, और ये जहां पे कार्य करने के लिए जाता है तो इसका जो वर्किंग प्लेस है वो इसके घर से 10 किलोमीटर दूर है या 50 किलोमीटर दूर है। तो डेली आना जाना जो है वो काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी है और इसका जो पैसा है वो भी इसका खर्च हो रहा होगा। तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा कि जहां पे इसका वर्किंग प्लेस है तो ये वहीं पे शिफ्ट होना ज्यादा पसंद करेगा, ये वहां पे रहना ज्यादा पसंद करेगा। तो एक ये भी रीजन है। शैक्षिक कारण, बहुत सारे माता पिता क्या करते हैं कि अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए उनको ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों में भेज देते हैं और फिर उनके बाद में उनके जो बच्चे हैं वो वहीं पे जॉब करने लगते हैं, वहीं पे रहने लगते हैं। तो ये भी एक कारण है, शैक्षिक कारण के अंतर्गत ये आ जाएगा। ठीक है, कानूनी व्यवस्थाएं, जैसे कि आपका जो संपत्ति है उसमें कुछ विवाद हो गया या फिर जो आपका व्यापार है, बिजनेस है, उसमें लेकर कुछ ऐसा हो गया, तो ये भी सारी चीजें जो है यहाँ पर कार्य करती हैं संयुक्त परिवार के विघटन में। इसके अलावा जाति व्यवस्था का विघटन और आधुनिक परिवर्तन भी एक महत्वपूर्ण कारण है। मान लीजिए कोई एक परिवार है तो उसमें परिवार के किसी सदस्य ने किसी दूसरी जाति में विवाह कर लिया तो उसको परिवार क्या करता है कि अलग कर देता है। कुछ क्षेत्रों में ऐसा देखने को मिलता है, हालांकि हर जगह नहीं है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में अभी भी ये चीज होती है। तो वहां पे भी ये जो संयुक्त परिवार है ये उसके विघटन का एक कारण हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं एकल परिवार के बारे में, यानी कि न्यूक्लियर फैमिली के बारे में। तो एकल परिवार या फिर न्यूक्लियर फैमिली क्या होता है? तो वह परिवार जिसमें पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे शामिल हों उसे एकल परिवार कहा जाता है। तो वह परिवार जिसमें पति पत्नी हो और उनके कौन हो? अविवाहित बच्चे हों। याद रखेंगे कौन से बच्चे? अविवाहित बच्चे। तो उन्हें एकल परिवार कहा जाता है। अब एकल परिवार की कुछ विशेषताएं हैं, एकल परिवार के कुछ गुण हैं, उनको डिस्कस करते हैं।
तो देखो जो एकल परिवार के सदस्य हैं वो अधिक आत्मनिर्भर होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखेंगे। संयुक्त परिवार के सदस्य अधिक आत्मनिर्भर होते हैं या एकल परिवार के? अगर ये एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप याद रखोगे जो एकल परिवार के सदस्य होते हैं वो अधिक आत्मनिर्भर होते हैं और उनमें कॉन्फिडेंस भी ज्यादा होता है। ठीक है। एकल परिवार में व्यक्तित्व का पूर्ण विकास संभव है, ये मैंने आपको पहले भी बताया। अगर संयुक्त परिवार और एकल परिवार में अगर हम लोग कंपेयर करें तो एवरेज जो है वो आपको एकल परिवार में जो है ज्यादा दिखेगा कि वहां पे व्यक्तित्व का विकास जो है उसके होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि जो लोग संयुक्त परिवार में रहते हैं उनमें व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं होता, वहां पे भी होता है। लेकिन अगर हम लोग एवरेज की बात करें तो एकल परिवार में आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है। एकल परिवार में बच्चों को स्वयं निर्णय लेने के लिए उत्साहित किया जाता है जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। तो एक रीजन है, जो आपका न्यूक्लियर फैमिली होता है तो उनमें जो बच्चे होते हैं तो उनको स्वयं निर्णय लेने के लिए शुरुआत से ही प्रोत्साहित किया जाता है। तो इससे क्या होता है, बच्चों का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो हाई हो जाता है। ठीक है। सदस्यों के बीच में गहरा भावनात्मक लगाव विकसित होता है। अब देखो जो न्यूक्लियर फैमिली है या फिर जो एकल परिवार है उसमें कम सदस्य होते हैं, तो इससे क्या होता है कि उनके बीच में गहरा भावनात्मक जो है एक रिश्ता बन जाता है। उनके बीच में जो भावनात्मक लगाव है वो अधिक हो जाता है। ठीक है। और वो लोग एक दूसरे की सहायता भी अधिक करते हैं। एकल परिवार में कम आय होते हुए भी आर्थिक परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि अगर मान लो कि कोई एक परिवार है जो एकल परिवार है, उसकी आमदनी थोड़ी सी कम है, उसकी इनकम थोड़ी सी कम है, तो परिवार में मेंबर भी वहां पे कम है एकल फैमिली में ना, एकल परिवार में, तो वो लोग एडजस्ट कर लेते हैं। तो आर्थिक जो परेशानी है वो थोड़ी सी कम हो जाती है एकल परिवार में, क्योंकि अगर कम सदस्य होंगे, सिंपल सी बात है, तो खर्चा भी कम होगा। अगर ज्यादा सदस्य हैं तो फिर खर्चा भी ज्यादा होगा। छोटा परिवार सुखी परिवार, ऐसे करके एक कहावत है, सुनी होगी आप सभी लोगों ने। तो वो चीज यहाँ पर एकदम बिल्कुल सही जो है वो आती है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब एकल परिवार के कुछ दोष भी हैं, एकल परिवार की कुछ समस्याएं भी हैं। वो क्या समस्याएं हैं, आइए डिस्कस करते हैं। देखो, एकल परिवार में सलाह देने के लिए कोई भी अनुभवी व्यक्ति उपलब्ध नहीं होता। तो कुछ अगर हम लोग संयुक्त परिवार की बात करें तो वहां पे परिवार का मुखिया किसको बनाया जाता था, जो परिवार का सबसे वरिष्ठ सदस्य होता था। तो उसके पास में एक्सपीरियंस ज्यादा होगा, उनकी एज ज्यादा होगी तो उनके पास में एक्सपीरियंस ज्यादा होगा, उनके पास में अपना अनुभव ज्यादा होगा। उसका लाभ किसको मिलता है, परिवार के अन्य सदस्यों को मिलता है। कहाँ, संयुक्त परिवार में, यानी कि ज्वाइंट फैमिली में। तो एकल परिवार में सलाह देने के लिए कोई भी अनुभवी व्यक्ति मौजूद नहीं होता है, तो यहाँ पर अपने आप खुद से डिसीजन लेना पड़ता है जो परिवार के सदस्य हैं। तो कभी कभी कुछ डिसीजन गलत भी हो जाते हैं। ठीक है। एकल परिवार में जो बच्चे हैं वो कैसे रहते हैं, अकेले रहते हैं। एकल परिवार में बच्चे अकेले रहते हैं, संयुक्त परिवार में बहुत सारे लोग होते हैं तो कोई ना कोई बच्चे के साथ में बना रहता है। जबकि एकल परिवार में कम लोग होते हैं, तो अगर माता पिता दोनों ही कामकाजी हों, दोनों ही बिजनेस कर रहे हो या फिर दोनों ही कोई जॉब कर रहे हो, तो मोस्टली बच्चों की देखभाल जो है वो उनके मतलब जो है बच्चों की देखभाल वो किसी या तो जो है नौकर से कराएंगे, इस तरीके से, मतलब खुद वो नहीं कर पाते ज्यादा देखभाल। बुरे समय में परिवार को कोई आर्थिक और भावनात्मक सहारा नहीं मिलता है। अब भाई एकल परिवार में अगर मेंबर कम है और कोई परिवार पर मुसीबत आ जाए, ठीक है, तो अगर आर्थिक हम लोग बात करें तो आर्थिक सहारा भी नहीं मिलेगा, आर्थिक हेल्प भी थोड़ी सी कम होती है और भावनात्मक सहारा भी नहीं मिलता है। ठीक है। संयुक्त परिवार में क्योंकि ज्यादा सदस्य होते हैं तो कोई ना कोई बना रहता है बुरे परिवार में परिवार के साथ में। तो ये एक जो है महत्वपूर्ण जो है वो आप कह सकते हो कि समस्या है एकल परिवार की। तो कुछ प्रमुख समस्याएं थी जिन पे हम लोगों ने डिस्कस किया। ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारी समस्याएं और हैं, तो आगे वाले सेशन में हम लोग पढ़ेंगे उनके बारे में भी, जब इसका हम लोग रिवीजन करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम लोग एकल परिवार के, अगर हम लोग रूप की बात करें, अगर हम लोग एकल परिवार के रूप की बात करें तो एकल परिवारों को भी जो है कई भागों में बांटा गया है। तो आइए इनको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, एकल परिवार को भी चार पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है आपका मूल एकल परिवार, एक होता है अनुपूरित एकल परिवार, एक होता है आपका उपमूल एकल परिवार, और एक होता है आपका अनुपूरित मूल एकल परिवार। तो आइए एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मूल एकल परिवार के बारे में। तो मूल एकल परिवार में क्या होता है, मूल एकल जो परिवार है इसमें पति, पत्नी और इनके बच्चे। ठीक है। तो पति, पत्नी और इनके बच्चे अगर ये साथ में रह रहे हैं तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे मूल एकल परिवार। ठीक है। ये क्या हो जाएगा, मूल एकल परिवार। अब अनुपूरित एकल परिवार पे डिस्कस करते हैं कि जो अनुपूरित एकल परिवार है ये क्या होता है। देखिए, तो ये क्या होता है, तो अनुपूरित जो एकल परिवार है तो इसमें माता, पिता और इनके अविवाहित बच्चे। ठीक है। माता, पिता और इनके अविवाहित बच्चे। ठीक है। अब अविवाहित बच्चे वहां पे, ठीक है, वहां पे क्या है,
इससे पहले वाले में क्या है, उसमें इसकी पति है, पत्नी है और उनके बच्चे हैं। यहाँ पे माता है, पिता है और उनके क्या है, अविवाहित बच्चे हैं। और इसके साथ में क्या हो कि कोई तलाकशुदा, विधवा या फिर विदुर, अगर कोई संबंधी रहता है इनके साथ में, ठीक है ना, माता पिता और अविवाहित बच्चों के साथ में, तो उसको हम लोग अनुपूरित एकल परिवार कहते हैं। तो कोई तलाकशुदा हो, कोई विधवा हो, कोई विदुर व्यक्ति हो, इनका संबंधी, वो अगर साथ में रह रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनुपूरित एकल परिवार। क्लियर। अब उपमूल एकल परिवार पे डिस्कस करते हैं, ये क्या होता है। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो है जैसे कि मान लीजिए कि कोई विधवा हो या फिर कोई जो है विदुर हो, और ये अपने सगे भाई या फिर सगी बहन के साथ रह रही हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उपमूल एकल परिवार। मतलब कोई विधवा या फिर कोई विदुर अपने सगे भाई या सगी बहन के साथ में अगर रह रही है, उसकी फैमिली के साथ में रह रहे हैं ये लोग, तो फिर हम लोग उसको क्या बोलेंगे, हम लोग उसको बोलेंगे उपमूल एकल परिवार। ठीक है। अनपूरित मूल एकल परिवार क्या होता है, अनपूरित मूल एकल परिवार का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि कोई ऐसा परिवार जिसमें कोई विधवा हो, ठीक है, और वो किसके साथ में हो, अपने सास के साथ में रह रही हो, अपने सास के साथ में रह रही हो, अपने अविवाहित बच्चों के साथ। अपने किन बच्चों के साथ, अविवाहित बच्चों के साथ। तो उस परिवार को हम लोग क्या बोलेंगे, अनुपूरित मूल एकल परिवार। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनुपूरित मूल एकल परिवार। ठीक है। तो सबको समझ में आ गया होगा कि ये जो एकल परिवार है, एक के जो चार पार्ट हैं, इनको हम लोग कैसे जो है डिफाइन करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बालक की शिक्षा में परिवार का अगर हम लोग महत्व की बात करें, तो बालक की शिक्षा में परिवार का सर्वाधिक महत्व होता है। बालक की शिक्षा जो है उसकी शुरुआत परिवार से ही होती है। तो बालक की शिक्षा में परिवार का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। बालक की शिक्षा का आरंभ, उसकी शुरुआत कहां से होती है, परिवार से ही होती है। परिवार में बालक सबसे अधिक मां के संपर्क में रहता है, इस कारण मां की आदतों का एवं व्यवहार का प्रभाव उसके ऊपर सबसे अधिक पड़ता है। अब कुछ लोग पूछते हैं ना कि बच्चों का जो पहला टीचर है वो माँ को ही क्यों कहा जाता है, पिता को क्यों नहीं कहा जाता, तो उसका रीजन यही है कि परिवार में जो बालक है वो सबसे अधिक किसके संपर्क में रहता है, माँ के संपर्क में रहता है। तो जिसके अधिक संपर्क में रहेगा, उसी की आदतों का उस पर ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, उसी के व्यवहार का उस पर ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए बालक जो है उसका पहला टीचर जो है वो किसको कहा गया, माँ को कहा गया। ठीक है। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि जो परिवार है वो समाज की आधारभूत और महत्वपूर्ण इकाई है। परिवार से बालक को जो शिक्षा मिलती है वह उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है और जीवन पर्यंत उसके काम आती है। चलिए, तो अब हम लोग इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ जो एमसीक्यू हैं उनको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि परिवार की इकाई क्या होता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि परिवार की इकाई क्या होता है। आप लोग इन एमसीक्यू को लगाएं और कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए तो ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। टोटल 10 एमसीक्यू है, 10 एमसीक्यू है जिनको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आप लोग इस साथ में सॉल्व करिए और काउंट करते रहिएगा कि कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए, बाद में आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो परिवार की इकाई किसे कहा जाता है, प्रत्येक व्यक्ति, माता पिता या फिर भाई बहन। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रत्येक व्यक्ति। ध्यान रखेंगे परिवार की इकाई कौन होता है, प्रत्येक व्यक्ति। परिवार में रहने वाले जितने भी सदस्य हैं वो सभी परिवार की इकाई होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बच्चों का प्रथम गुरु किसे कहा जाता है, बच्चों का पहला टीचर किसे कहा जाता है, पिता को, माँ को, दादा दादी को या फिर शिक्षकों को। सही आंसर है ऑप्शन बी, माता को। ठीक है, तो बच्चों का प्रथम गुरु किसे कहा जाता है, माता को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि आदर्श परिवार किसे कहा जाता है, छोटे परिवार को, संयुक्त परिवार को, दोनों को या फिर इनमें से कोई नहीं। आदर्श परिवार किसे कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन ए, छोटे परिवार को। ठीक है, आदर्श परिवार किसे कहा जाता है, छोटे परिवार को कहा जाता है। मैंने आपको पहले भी एक कहावत बताई कि छोटा परिवार सुखी परिवार। आगे देखिए, संयुक्त परिवारों में आश्रित व्यक्तियों की देखभाल में कोई परेशानी नहीं होती है। आश्रित व्यक्तियों में किनको किनको शामिल किया जाता है, वृद्ध को, बच्चों को, अस्वस्थ व्यक्ति को या फिर उपरोक्त सभी को। तो आश्रित व्यक्तियों की देखभाल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। ज्वाइंट फैमिली में आश्रित व्यक्तियों में किनको किनको शामिल किया जाता है। सही आंसर है उपरोक्त सभी। वृद्ध, बच्चे, अस्वस्थ व्यक्ति, ये सभी आश्रित व्यक्तियों के अंतर्गत ही आते हैं। ध्यान रखिएगा इसको। अगला प्रश्न है कि परिवारों के टूटने के कारण बच्चों पर होने वाली प्रतिक्रिया, बच्चों का अंतर्मुखी होना, बच्चों में विद्रोह पनपना, बच्चों का कुंठित होना या फिर उपरोक्त सभी। तो अगर परिवार टूटते हैं तो उसके फलस्वरूप बच्चों पर क्या दुष्प्रभाव पड़ते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। बच्चे जो है वो अंतर्मुखी हो जाएंगे, बच्चों में विद्रोह की भावना जो है उसका भी विकास होगा,
बच्चे जो है वो कुंठित हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सभी जो है दुष्प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे बच्चों पे अगर परिवार टूटता है तो। अगला प्रश्न है कि एकल परिवारों की अपेक्षा संयुक्त परिवारों में कार्यभार कम होने का क्या कारण है? कार्यभार का बढ़ जाना, कार्यों को कुशलता पूर्वक करना, कार्यों का व्यवस्थित स्वरूप होना या फिर कर्तव्यों की उपेक्षा होना। तो एकल परिवारों की अपेक्षा संयुक्त परिवारों में कार्यभार कम होने का कारण क्या है? इसका सही आंसर है कार्यभार का बढ़ जाना। देखो, जो संयुक्त परिवार होता है वहां पे ज्यादा सदस्य होते हैं तो लोग कार्य बांट लेते हैं। कोई भी काम, मान लो खाना बनाना है, तो कुछ लोगों से कह दिया जाएगा जाओ तुम सब्जी ले आओ, कुछ लोग कह देंगे कि हम खाना बना लेंगे। तो इस तरीके से जो कार्यभार हैं वो बढ़ जाते हैं। अगर अधिक सदस्य होंगे तो वो लोग कार्य को आपस में बांट लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एकल परिवार के अधिक प्रचलित होने का क्या कारण है? जनसंख्या, महंगाई, कलह की संभावना या फिर उपरोक्त सभी। तो एकल परिवार जो है इसके अधिक प्रचलित होने के पीछे के जो कारण है वो क्या है? तो इसमें भी आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। जनसंख्या, महंगाई, कलह की संभावना, ये सभी जो कारक हैं वो एकल परिवार के अधिक प्रचलित होने के लिए जिम्मेदार हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी परिवार को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? पारिवारिक वृक्ष के द्वारा, पारिवारिक चार्ट के द्वारा, पारिवारिक मानचित्र के द्वारा या फिर उपरोक्त सभी। किसी परिवार को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? सही आंसर है पारिवारिक वृक्ष यानी कि फैमिली ट्री। फैमिली ट्री आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा। तो जो फैमिली ट्री है इसके द्वारा किसी परिवार को दर्शाया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शारदा एक्ट का संबंध जो है वो किससे है? शारदा एक्ट का जो संबंध है वो किससे है? बाल विवाह से है, दहेज प्रथा से है, बाल श्रम से है या फिर अनिवार्य शिक्षा से है। तो शारदा एक्ट का जो संबंध है याद रखेंगे वो किसके साथ में है? शारदा एक्ट का जो संबंध है वो है बाल विवाह के साथ। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। शारदा एक्ट कब पारित किया गया था, ये आपका क्वेश्चन है आज का। इसको आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि जो शारदा एक्ट है वो कब पारित किया गया था। एक तो आपका ये क्वेश्चन हो गया, और दूसरा जो आपका शारदा एक्ट है तो इसमें लड़कों की न्यूनतम आयु क्या रखी गई थी विवाह के लिए, और लड़कियों की न्यूनतम आयु जो है वो क्या रखी गई थी विवाह के लिए। तो ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो शारदा एक्ट का संबंध किससे है? याद रखेंगे बाल विवाह से है। तो कमेंट में बताएंगे कि शारदा एक्ट कब पारित हुआ और इसमें लड़के और लड़कियों की विवाह के लिए न्यूनतम आयु क्या रखी गई। आगे देखते हैं। अब भारत में लड़के और लड़कियों की विवाह के लिए जो न्यूनतम आयु डिसाइड की गई वो क्या डिसाइड की गई? तो 1955 में हिंदू विवाह अधिनियम पारित हुआ था। तो उसने शारदा एक्ट जो था उसके कानूनों को बदला, और इसके अंतर्गत लड़के और लड़कियों की जो न्यूनतम आयु निर्धारित की गई वो निर्धारित की गई 21 वर्ष और 18 वर्ष। लड़कों के लिए 21 वर्ष और लड़कियों के लिए कितनी? 18 वर्ष। ठीक है, तो ठीक है, आज का जो सेशन है ये कंप्लीट हुआ। आई होप सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। इस वीडियो का अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आप चाहें तो गूगल प्ले स्टोर से आरजी स्मार्ट क्लास के एंड्रॉइड ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे भी आपको इसके जो पीडीएफ नोट्स हैं वो मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।